हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। 1 अप्रैल है आज और अप्रैल फूल वाला दिन है, लेकिन आज बिल्कुल भी हम आप फूल नहीं बनाएंगे एक दूसरे को। बहुत अच्छे कुछ न्यूज़ेस हैं, उसको हम देखेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से जो उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं नई एनर्जी के साथ, नए मंथ की शुरुआत के साथ, नया सेशन आज का इस मंथ का। चलिए बिना आप सबसे पहले देख लेते हैं हम हाइलाइट्स को। तो क्या है आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो हाइलाइट्स क्या है, सबसे पहले कुछ न्यूज़ है। एक तो इलेक्शन का टाइम है, इस वजह से पॉलिटिकल हर जो एंगल है, हर जो न्यूज़ है वो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जोड़ करके देखी जा रही है। तो ऐसा ही एक पॉलिटिकल जो एंगल है, एक न्यूज़ है, लेकिन इसका हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये कच्चातीव आइलैंड की बात कर रहा है। कच्चातीव आइलैंड जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न है। तो उसको देखेंगे हम, क्या है हेडलाइन पहले देख लेते हैं। कांग्रेस केयरलेसली गिव अवे कच्चातीव टू श्रीलंका। पीएम मोदी जी ने बोला है कि जो कच्चातीव है उसको हमें, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय में क्या किया गया था, श्रीलंका को सौंप दिया गया था। तो उसके रिगार्डिंग जब अभी इलेक्शन का टाइम है तो हर पार्टी क्या करती है, दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या उसको अपने से कम बताने के लिए कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसे मुद्दे जो रेस करती रहती है। तो फिलहाल जो है वो कच्चातीव आइलैंड वाला जो कच्चातीव का जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। मोदी जी ने इसको एड्रेस किया है, तो देख लेंगे उसमें क्या न्यूज़ है। साथ के साथ हम देख लेंगे मैप के साथ में कि कच्चातीव आइलैंड का क्या रीज़न है और उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि उसको क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसकी वजह से इन दो देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हो रहा है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली हमारी हेडलाइन है अ रिकॉर्ड 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ग्रांटेड जीआई टैग। तो इस बार हिस्ट्री ब्रेक हुई है और 60 प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग दिया गया है, जिसमें असम के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो देख लेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स को दिया गया है इस बार ही। साथ के साथ में इस पिछले एक साल में कौन कौन से अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है उसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न आपसे यहाँ से प्रीलिम्स में बिल्कुल बनते ही बनते हैं। तो अच्छे से देखेंगे इस टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ कैप्टिव जम्बूज। ये एलिफेंट के बारे में बात हो रही है केरला में। जब सबको पता है कि केरला में जो हाथियों की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी कुछ फेस्टिवल्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो साउथ इंडिया में हाथी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आज भी वो ट्रेडिशनली कह लीजिए उनके ट्रेडिशन में शामिल है। साथ के साथ में हाथियों का क्या होता है, इस फेस्टिवल की वजह से या वहाँ पर जो ट्रेडिशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ये जो कैप्टिव हाथी कहने का मतलब है, यानी कि बंधुआ जो हाथी होते हैं उनको क्या होता है, उनके जो होती हैं जैसे कि मान लीजिए उनकी हेल्थ से रिलेटेड, और साथ के साथ में उनको जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है तो इलीगल व्यापार होने की चांसेस होते हैं। तो उससे रिगार्डिंग एक काम किया गया है, जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात की गई है केरला के द्वारा में। साथ के साथ में जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या होता है एलिफेंट से रिलेटेड, हम उसको देखेंगे। तो हम पहले न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद हमारे लिए जो काम की चीज़ें हम उसको देख लेंगे। जेनेटिक प्रोफाइलिंग के द्वारा हाथियों की संख्या का और उसके डीएनए वगैरह का पता लगाया जाता है। तो अच्छे से देखेंगे हम उसको और क्या यूज़ है यहाँ पर, इसका हम एनालिसिस करेंगे। अगला जो हमारा हेडलाइन है, नाउ रेजिडेंट्स विल हैव अ से इन वोटिंग पैटर्न इन केरला। जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रवासी लोग हैं जो भारत से बाहर 6 महीने से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो उनको क्या है वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। और वो बहुत बड़ी आबादी है, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है जो कि विदेशों में रहती है, लेकिन उनका जो है इंडियन डेमोक्रेसी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए सारे गवर्नमेंट्स ये चाहते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग में शामिल किया जाए। और एनआरआई जो सेक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो उसको क्या है किसी भी तरह से वो एक्सक्लूड ना हो जाए, इसलिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या मेजर्स होने चाहिए, इस न्यूज़ में इसकी बात की गई है। और केरला के ऊपर बेस्ड है ये न्यूज़। केरला में ये कंसर्न बताया गया है क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा लोग एनआरआई हैं जो कि बाहर में रह रहे हैं, और वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं केरला के वोटिंग सिस्टम को, इसके बारे में है। तो हम ये तो देख लेंगे, साथ के साथ में हम ये भी देख लेंगे कि जो एनआरआईज हैं उनके लिए क्या वोटिंग प्रोविजंस है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं और अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है कि पॉलिटी में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बन जाए। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो क्या है, रशियाज इन्वेजन इम्पेयर्ड साइंटिस्ट एबिलिटी टू कलेक्ट क्लाइमेट डाटा। देखिए क्लाइमेट डाटा के कलेक्शन के ऊपर में एक पूरा एक न्यूज़ है आया हुआ है, एडिटोरियल आया हुआ है। उसमें बात की गई है कि जो आर्कटिक वाला जो रीजन है
वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ़ जो है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है और उसका जो इम्पैक्ट है वो सभी को भुगतना है, नॉट ओनली वन कंट्री, वो पूरा विश्व को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया जो है वो कुछ डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो रशिया जाने के लिए उनको परमिशन नहीं है सो दैट वो जा सकें और उस रीज़न में ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है इससे रिलेटेड क्या कर सकें, वो अपना एनालिसिस कर सकें या फिर रिसर्च कर सकें। तो ये पूरा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से कैसे ये पूरा एरिया अफेक्ट हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये मुद्दा, इसको देखेंगे हम क्या है इसके अंदर बात क्या कही गई है। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, कंपाउंडिंग क्राइसिस वाटर डेफिसिट वर्जन अदर एडवर्स इवेंट फॉर द पुअर। अभी जो काफ़ी दिनों से बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस का मुद्दा चल रहा है, तो ये जो एडिटोरियल है, ये जो द हिंदू की तरफ से एक संपादकीय छापी गई है उसमें बात की गई है कि वाटर क्राइसिस हो रहा है उसका कारण क्या है और साथ के साथ मेनली ये साउथ इंडिया को फोकस करता है कि साउथ इंडिया में वाटर क्राइसिस हो रहा है उसके कारण क्या है, साथ के साथ ये पुअर जो गरीब तबका है हमारे समाज का उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको इसमें बताया गया है। तो हर एक एंगल से वाटर क्राइसिस को जोड़ा गया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो फसल हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर लेवल की बात हो, तो टेम्परेचर की बात हो, बहुत सारे एंगल्स को इस एडिटोरियल में जोड़ा गया है। इसलिए बहुत अच्छे से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो अच्छा आर्टिकल है। अगला हमारा जो क्या हेडलाइन है, एससी परमिट्स कन्विक्स टू वियर रेगुलर शर्ट फुल पैंट। ये मतलब कुछ भी होता रहता है इंडिया में, कभी भी बहुत ही कभी कभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही फ़नी से इंसिडेंट्स आ जाते हैं। तो एक जो कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे, वो जेल में हैं, तो उनको कुछ कपड़े फुल फॉर्मल नहीं पहन के आने दिया जा रहा है। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, ये जस्ट फॉर एक अवेयरनेस है, अवेयरनेस भी क्या है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए ये न्यूज़ है। उसके बाद है प्यूनेट स्क्वायर अ जेनेटिक पजल। ये जो है प्यूनेट स्क्वायर एक बहुत ही यूनिक तरीके का साइंस से रिलेटेड आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड एक आया हुआ है, एक छोटी सी न्यूज़ है। इसमें जेनेटिक पजल की बात की गई है। तो पजल क्या होता है, कोई भी पहेली होती है जिसको सॉल्व करना होता है ना, और यहाँ पर बात की जा रही है जेनेटिक पजल की। तो हम इसको देखेंगे कि क्या है ये टॉपिक। ये आपके जेनेटिक्स जो होती हैं, जो आपकी डीएनए वगैरह होती हैं, उनसे रिलेटेड एक है। ये बहुत छोटा सा एक आर्टिकल है, उसको देख लेंगे। हो सकता है साइंस में क्या होता है, यूपीएससी में जनरली बहुत ही इनोवेटिव से बहुत ही अलग अलग तरीके से इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट प्रीवियस ईयर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो कहीं से भी कुछ भी पूछा गया था। तो चूंकि इसमें दिया गया है या द हिंदू के न्यूज़पेपर में प्यूनेट स्क्वायर के बारे में, तो हम उसको देखेंगे कि ये क्या होता है, सो दैट हमें थोड़ा सा अवेयरनेस रहे। अगर एग्जाम में कहीं पर ये शब्द दिखे या कुछ भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो हम उसको टैकल करने के, सॉल्व करने के लिए कैपेबल हों। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। तो तमिलनाडु का जो भी बात की गई है कि इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया जाता है उसमें तमिलनाडु का 30% रोल है। तो तमिलनाडु पे बेस्ड है ये, थोड़ा सा देख लेंगे हम। एक्सपोर्ट के रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है इसलिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के सबसे पहले न्यूज़ के साथ में। उसके पहले जो हमारे सब्सक्राइबर्स, जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यूज़ जो है या फिर सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके हमारा वीडियो डेली फॉलो करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले हमारी न्यूज़। पहली हमारी न्यूज़ क्या है, कांग्रेस कलर्सली गेव अवे कच्चातीव टू श्रीलंका। पीएम मोदी जी ने बात की है कि जो कच्चातीव आइलैंड था वो 1974 में क्या किया गया था, तभी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और 1974 में क्या कर दिया गया था, पहले ये भारत का पार्ट हुआ करता था, उसको हमने श्रीलंका को दे दिया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। तो अभी इलेक्शन का टाइम है तो हर पार्टी क्या करती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनकी कमियां बताने के लिए इस तरीके के मुद्दे रेस करती रहती है। लेकिन हमारे लिए, हम इसको यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 में जब दो देशों के रिलेशन की बात आती है तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और श्रीलंका के संबंधों की बात इसके द्वारा की जाती है। और कच्चातीव आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि टाइम पे क्या रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का जो है क्या रहा है, केंद्र रहा है। बहुत सारे जो मछुआरे, इंडियन मछुआरे जो होते हैं वो इस रीजन में चले जाते हैं और श्रीलंका उनको क्या करता है, बंदी बना करके रख लेता है। इंडिया का रेज कंसर्न ये होता है कि ये जो पूरा कच्चातीव वाला आइलैंड है या पूरा जो एरिया है वो क्या है, इंडिया के इकोनॉमिक क्षेत्र में आता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वहाँ पर आता है। लेकिन श्रीलंका बोलता है कि नहीं, ये हमारे EEZ में आता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि कुछ इतने एरिया रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जहाँ पर किसी एक देश की संप्रभुता होती है और वहाँ पे काम करने के लिए या ना करने के लिए कुछ छूट वगैरह दी जाती है इकोनॉमिक गतिविधियों के लिए। तो कच्चातीव आइलैंड से रिलेटेड यही मुद्दा है कि इंडिया कहता है कि वो हमारा स्पेस है, हमारी जगह है, और जो श्रीलंका है वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर हमारा राइट है। तो हम इसको यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो हम हिस्ट्री देखेंगे इंडिया श्रीलंका के रिगार्डिंग कि क्या ये कच्चातीव आइलैंड से रिलेटेड हिस्ट्री है। उसके बाद हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कहाँ पर ये पाया जा रहा है, क्या उसकी जियोग्राफिकल जो स्टेटस है, क्योंकि मैपिंग से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये सारा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं हाईलाइटेड रहता है हर समय। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कच्चातीव आइलैंड की हिस्ट्री क्या है। तो कच्चातीव आइलैंड जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्टेट है ना, पाक स्टेट में 285 एकड़ में फैला हुआ एक क्षेत्र है। आगे हम मैप में देखेंगे पाक स्टेट कहाँ पर है। तो पाक स्टेट के पास में ही जो कच्चातीव आइलैंड है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक क्षेत्र है। और क्या है, ये भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील यानी कि 14 नॉटिकल माइल्स तो है वो दूर है। तो जो भारत का रामेश्वरम जो है वहाँ से लेकर के वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर 14 नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री मील की दूरी पर क्या है, ये कच्चातीव आइलैंड क्या करता है, रिलाई करता है या फिर वहाँ पर ये स्थापित है। 1974 में क्या हुआ था, 1974 में भारत की जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका की श्रीमा जी की एक सरकार थी, श्रीमा भंडार नायके, उनके साथ एक समझौता किया था और 1974 में हमने कच्चातीव आइलैंड क्या किया था, दे दिया था श्रीलंका को। पहले ये भारत का भाग हुआ करता था लेकिन क्या हो गया, बाद में इसको दे दिया गया श्रीलंका को। अब वहाँ पर क्या होता है, जो 2014 के बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ है बहुत ज़्यादा, और जो श्रीलंका है वो कहता है कि ये जो एरिया है वो हमारा एरिया है, बट इंडिया ये मानता है कि पूरा का पूरा ये आपका एरिया नहीं है। तो क्या है इसकी और हिस्ट्री देखिए। जो 17वीं शताब्दी में ये द्वीप क्या था, मदुरई के राजा रामानंद के अंदर आता था। तो 17वीं शताब्दी में ये जो कच्चातीव वाला द्वीप था ये मदुरई के राजा रामानंद जी के अंडर में आता था। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 17th सेंचुरी में क्या था, जो ये मदुरई के राजा हुआ करते थे उनके रामानंद जी के अंडर में ही आता था ये पूरा आइलैंड। उसके बाद में हुआ 18वीं, जब ब्रिटिश रूल आ गया था 18वीं शताब्दी में ये ब्रिटिशर्स के अंदर चला गया। 1921 में क्या किया गया, दोनों देशों ने इस द्वीप पर अपना अपना दावा करना शुरू कर दिया 1921 में। और 74 में भारत ने क्या किया, श्रीलंका को उस चीज़ को दे दिया। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही ये सारा मुद्दा जो है वो रेज हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे हमारे बहुत सारे जो ज़मीन थी या फिर बहुत सारे आप राज्य वगैरह कह लीजिए जो दूसरे देशों को दे दिया था उनने। तो ये पूरा मुद्दा था कच्चातीव से रिलेटेड। 2014 में 2014 में क्या हुआ कि भारत ने कच्चातीव द्वीप पर मछुआरों के अधिकार को लेकर के फिर से विवाद उठाया। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो फिर 2014 में फिर से ये मामला उठा, क्योंकि टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि उस एरिया में जो कि साउथ इंडियन रीजन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फिशरी वाले सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। वहाँ पर मछुआरे बहुत ज़्यादा हैं, इस काम में बहुत सारे मछुआरे लगे हुए हैं और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि कुछ मछुआरे जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि अब समुद्र में आप सीमा कैसे पता करोगे कि ये इंडिया की सीमा है या श्रीलंका की सीमा है। कई भाई लोग नहीं पढ़े लिखे होते तो उनको नहीं आइडिया होता है, वो कई बारी पार कर जाते हैं, उस सीमा को पार करके दूसरे रीजन में यानी कि श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, श्रीलंकन जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे इंडिया के मछुआरों को क्या कर लेती है, पकड़ करके बंदी बना करके रख लेती है। तो ये पूरा मुद्दा आया जब, तो फिर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में इस मुद्दे को फिर से उठाया और ये फिर से कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। फिलहाल पॉलिटिक्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इस पर डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है तमिलनाडु के बीच में और श्रीलंका के बीच में। बहुत सारे तमिलनाडु के ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि कहाँ पर रह रहे हैं, श्रीलंका पे जाके रह रहे हैं। तो ये जो दो देशों के बीच में एक तो हमारे बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, इसलिए भी एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, साथ के साथ में बार बार जो मछुआरों वाला रीज़न इशू जो होता है उसकी वजह से भी ये हमेशा विवादों में रहता है। अब 1976 में एक समझौता हुआ और क्या हुआ, दोनों देशों के लिए समुद्री सीमाओं को क्या कर दिया गया, विशेष आर्थिक जोन यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। 1976 में ये काम हुआ था और तब इसमें बोल दिया गया था कि हाँ इतना एरिया जो श्रीलंका का होगा, इतना एरिया क्या होगा, भारत का होगा। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ पाई है क्योंकि वही बात है, समुद्र में सीमा खींचना बहुत ही एक
क्या कहना चाहिए, ट्रेजिक काम है, मतलब बहुत आसान काम नहीं है। आप ज़मीन पे तो सीमा खींच दोगे कि आप बैरिकेटिंग्स लगा दोगे या आप वहाँ पर एक डेंजर का बोर्ड लगा दोगे और आप बोल दोगे कि ये हमारी सीमा है और वो दूसरे देश की सीमा है, पर समुद्र में ये सीमा खींचना क्या होता है, बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। और इसकी वजह से ही क्या होता है कि सही सीमा निर्धारण न होने की वजह से बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट उठते रहते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ थी, उसके जो हिस्ट्री थी वो हमने जानी। अब हम देख लेते हैं कि जो एरिया जो कहाँ पर ये जियोग्राफिकली मैप में कहाँ पर स्टैंड करता है। तो देखिए ये पूरा इंडिया का मैप है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिलेगा श्रीलंका वाला रीजन, तमिलनाडु वाला रीजन, और यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो देशों के बीच में यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये कहाँ पर है, कच्चातीव आइलैंड है। ये क्या करता है, यहीं पर एक पाक स्टेट है। पाक स्टेट क्या करता है, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। तो पाक स्टेट के पास में ही क्या है, एक तो कच्चातीव आइसलैंड है, और ये कच्चातीव आइसलैंड कहाँ पर है, ये आपके पूरा गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन के पास है, साथ के साथ रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। तो ध्यान में रखिएगा, ये पूरा मैप के थ्रू हमने देख लिया कि कहाँ पर है ये। तो इंडिया के जो तमिलनाडु वाला रीजन है और श्रीलंका वाला रीजन है, उनके बीच में ये है, समंदर के बीचों बीच में कच्चातीव आइलैंड है। कहाँ पर है, तो ये मन्नार की खाड़ी के पास में है, साथ के साथ में रामेश्वरम से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और पाक स्टेट, यहाँ पर एक पाक जो द्वीप है, पाक स्टेट क्या करता है, मन्नार की खाड़ी को पाक द्वीप से जोड़ता है। उसके पास ये कच्चातीव आइलैंड जो है वो क्या है, स्टैंड करता है। और भारत और इंडिया के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, जो भारत और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का ये क्या है, हमेशा मैटर रहता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट्स, यानी कि जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, जो एनआरआईज या प्रवासी लोग हैं जो कि क्या है, देश से बाहर रह रहे हैं, उनसे रिलेटेड एक आया है। अब जो इलेक्शन का टाइम है तो बहुत सारे लोग, मतलब हर पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इलेक्शन में अपनी भागीदारी ले, सो दैट क्या हो कि वोटों का जो नंबर बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है, फिर ज़्यादा एक फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है जीतने वाली पार्टी को भी, और जो पार्टी जो सिर्फ वोट काटने के लिए होती है उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो फिलहाल ये जो पूरा इशू है वो कहाँ पर, केरला की गवर्नमेंट से रिलेटेड आया है। केरला में बताया गया है कि मोस्टली पॉपुलेशन जो है केरला की वो क्या है, एनआरआई है, यानी कि विदेशों में जा करके वो काम कर रही है, वहाँ पर रह रही है, रेमिटेंस वगैरह भेजती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ है, जो गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल है ना, गल्फ़ वाला जो एरिया है, जैसे कि आपका यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन ओमान हो गया, इस वाले रीजन में जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर जो केरला के सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। दूसरा कंसर्न ये है कि वो रहते तो हैं वहाँ पर, लेकिन जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, केरला की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लगभग 88,000 लोग जो हैं वो क्या हैं, केरला के, जो कि बाहर में रह रहे हैं, और इसमें से 86,000 क्या हैं, वो मैन हैं, यानी कि मेल हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं इलेक्शन में। साथ के साथ में ये भी मामला है कि जाते हैं कुछ लोग और वहीं पर बस जाते हैं, फिर वो वापस लौट करके नहीं आते। मोस्टली जो GCC गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ से लोग आ जाते हैं, लेकिन कई ऐसी पॉपुलेशन है जो वापस लौट करके नहीं आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक डेमोग्राफिक लॉस जो है वो केरला को झेलने को मिलता है। तो ये पूरी न्यूज़ है, पॉलिटिकल है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि इससे हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। एनआरआईज को वोटिंग राइट है, और इसको हमने किस तरीके से हमारे इंडिया में प्रोविज़न किया है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी वाले सेक्शन से ये आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो नागरिकता वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और एनआरआई या फिर जो ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं, OCI होते हैं, वो लोग भी क्या होते हैं, क्वेश्चन बनता है उन टॉपिक से भी, और ये बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया को हाईएस्ट रेमिटेंस मिलता है, उसका कहीं ना कहीं क्या बिल्कुल ये एक रीज़न यही है कि जो भारत से बाहर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वो पैसे वगैरह हमारे यहाँ भेजते हैं, और वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रवासी मतदाताओं के लिए भारत में क्या प्रोविज़न किए गए हैं। एक जो हमारा अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 में क्या किया गया था, इसमें बात की गई थी कि एनआरआई कौन होंगे, जो 6 महीने से अधिक समय तक कहाँ पे रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं। तो इस अधिनियम में 2010 का संशोधन अधिनियम में बात की गई कि उनको एनआरआई घोषित किया जाएगा जो 6 महीने से अधिक समय से क्या रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, और उनको क्या होगा, मतदान करने की अनुमति होगी, लेकिन केवल उसी मतदान केंद्र पर जहां पर उस व्यक्ति के लिए अलॉट किया जाएगा।
जैसे कि कोई व्यक्ति कोई बाहर देश में है, वहाँ पर जो दूतावास होते हैं, एम्बेसीज होती है, तो वहाँ पर अगर व्यक्ति जा करके रजिस्टर करे खुद को और वो बताए कि हाँ मैं अपने देश के, अपनी कंट्री के जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, उनके लिए कुछ सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे कि हाँ आप इस रीज़न से आते हो, इस सेंटर में आके आपको वोट अपना देना है। तो जो जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 का है, उसमें यही बात की जाती है कि जो भी एनआरआईज होते हैं उनको क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा, और उन्हीं जगहों पर होगा जहाँ पर वो क्या होते हैं, जहाँ पर उनके लिए केंद्र अलॉट होता है। 2010 से पहले क्या प्रोविज़न था कि भारतीय नागरिक जो कि एक पात्र मतदाता हो और 6 महीने से अधिक समय से रह रहा हो, वो चुनाव में मतदान नहीं कर पाएगा। पहले ये था, 2010 के पहले ये चीज़ थी कि जो एनआरआईज वगैरह होंगे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अपनी कंट्री के, लेकिन 2010 में इस प्रोविज़न को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ मतदान से रिलेटेड। अब उसमें अगला पॉइंट क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र में अपने निवास स्थान पर मतदान कर सकता है व्यक्ति जो उसने पासपोर्ट में डाला हो। तो एनआरआई व्यक्ति अगर उसने पासपोर्ट में जिस स्थान को रखा है या डाला है कि हाँ मैं इस जगह पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके पासपोर्ट में जो प्लेस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको मतदान केंद्र प्रोवाइड किया जाएगा। तो सुविधा का बहुत ध्यान रखा जाता है प्रवासियों के लिए। वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और पहचान स्थापित करने के लिए क्या कर सकता है, अपना पासपोर्ट जो है मूल रूप से दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन के लिए आप वोट देने जाओगे तो आपको अपनी वोटर आईडी लेके जानी है, वैसे एनआरआईज जो होते हैं, जो उनको सेंटर अलॉट होता है, वहाँ पर अगर वो वोट देने जाते हैं तो उनको क्या होता है, वहाँ पर पासपोर्ट अपना लेकर जाना होता है और वही उनका एक प्रूफ होता है। अब प्रवासी मतदाताओं के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, तो 2017 में क्या हुआ था, शीतकालीन सत्र में सरकार ने क्या किया था, जनप्रतिनिधि कानून की धारा 20A के तहत क्या किया था, जो भी प्रतिबंध लगे थे उसको हटा दिया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसके तहत क्या हुआ था, उसकी धारा जो 20 है उसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया, और उसके बाद से जो 20A है उसके बाद से क्या हुआ, प्रवासी भारतीयों पर जो वोट न देने का प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया गया और अब उनको क्या किया गया, ये अनुमति दी गई कि वो भी वोट दे सकते हैं। तो अधिनियम की धारा 20A क्या होती है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए उनको शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। तो वो खुद जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारे कंट्री में इलेक्शन होगा तो हमको जा करके वोटिंग, जो भी हमको सेंटर अलॉट होता है वहाँ जाके हमको वोट देना होता है, बिल्कुल वैसे ही एनआरआईज को भी क्या होता है, शारीरिक रूप से वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर क्या होना होता है, वोट देना होता है। फिर चुनाव आचरण नियम 1961 में क्या था कि विधेयक जो विदेशी मतदाताओं को अपनी ओर वोट डालने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। तो 1961 में चुनाव निर्वाचन ने क्या किया था, प्रॉक्सी होता था कोई व्यक्ति, मतलब कि जो व्यक्ति एनआरआई है उसकी जगह पे किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में चुना जाता था और वो वोट डालता था। लेकिन 2018 में विधेयक पारित किया गया और 16वीं लेकिन ये सारे प्रोविजंस को ठीक करने के लिए काम हुआ, बट 16वीं लोकसभा में क्या हुआ कि जो लोकसभा भंग हो गई और उसकी वजह से ये विधेयक जो है वो पेंडिंग रह गया। फिर उसमें बहुत सारे काम किए गए। उसके बाद में जो जनप्रतिनिधित्व सेना अधिनियम 1950 आया, उसके बाद क्या किया गया, पहले तो ये मामला था केवल नॉर्मल लोग जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, फिर सेना के लिए भी एक वोटिंग के लिए चालू किया गया, जिसमें क्या था, पोस्टल बैलेट के द्वारा जो भी सरकारी सेवा में लोग हैं तो उनको क्या है, पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग करने के लिए राइट दिया गया। और सेना अधिनियम 1950 के प्रावधान में क्या किया गया, थोड़ा सा बदलाव किया गया और इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट के माध्यम से क्या किया गया, सेना में भी जो लोग हैं या सरकारी जो अधिकारी हैं उनको भी वोट देने के लिए आधिकारिक बनाया गया। तो ये थी पूरी कुछ न्यूज़, कुछ हिस्ट्री। अब देख लेते हैं कि एनआरआईज़ के लिए और भी क्या बात की गई। सबसे पहले हमने सेवा मतदाता जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनके लिए क्या बात की गई थी कि जो सेवा मतदाता होंगे वो ETBPS का उपयोग करने की अनुमति होगी चुनाव आचरण नियम के द्वारा। और इसमें 2016 में क्या किया गया, संशोधन किया गया और फिर डाक मतपत्र पंजीकरण सेवा की शुरुआत की गई। तो डाक के द्वारा क्या हुआ, इन लोगों को जो सेवा मतदाता हैं या सर्विस जो मतदाता हैं उनको क्या किया गया, डाक मतपत्र के द्वारा पंजीकृत करने की बात की गई, जैसा कि हमने अभी बात की। उसके बाद एनआरआईज़ के लिए क्या मामला हुआ कि कम से कम 5 दिन बाद जो भी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, जो एनआरआई है, जो मतदान करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, इसकी अधिसूचना कम से कम 5 दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना होगा कि चुनाव की जो भी अधिसूचना लागू होगी उसके 5 दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर को क्या करना होगा, सूचना देनी होगी। और फिर क्या होगा, उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मतपत्र भेजने की बात इसमें है। तो ये कुछ न्यूज़ेस हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी, साथ के साथ में फिजिकली भी आप प्रेजेंट होकर के जो भी एनआरआई है वो वोट दे सकता है। और ये जो लोग होते हैं, नंबर ऑफ
पीपल्स बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया की वोटिंग जो सिस्टम है वहाँ पर बहुत लोगों का बहुत ही बड़ा रोल है ना। जनता को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इतना ज़्यादा इम्पोज करती हैं, उनको यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट करें, कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा होता है इस चीज़ का। अब देख लेते हैं कि भारत के बाहर देश में रहने वाले कुछ लोगों को कई तरीके से वोट देने के राइट मिले हुए हैं। तो 2-3 राइट्स हैं, जैसे कि आप डाक मतपत्र के द्वारा दे सकते हैं, ई वोटिंग के द्वारा भी वोट दिया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। फिर जो दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जो लोग होते हैं उनको जो भारतीय दूतावास में वोटिंग के लिए क्या प्रोविजंस है, और फिर प्रॉक्सी वोटिंग वाली सिस्टम है। तो हमने सारी टॉपिक पे मोर और लेस बात कर ली है कि डाक मतपत्र के द्वारा क्या होता है, जो पोस्टल बैलेट का प्रयोग करके अपना उम्मीदवार जो है वो वोट दे सकता है, निर्धारित समय सीमा होती है उसके, और उस सीमा के भीतर ही उनको वोट देना होता है। साथ के साथ में ई वोटिंग की बात होगी तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद जो दूतावास वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्या है कि विदेश में रहने वाली भारतीय नागरिक भारत में स्थित दूतावास या भारतीय दूतावास में भी वोट डाल सकते हैं और उन्हें मतदान के लिए निर्धारित समय और स्थान पर जाना होगा। तो ये भी दूतावास से रिलेटेड है, जो भी उनको मतदान केंद्र अलॉट होगा उसमें जाकर के उनको वोट देना होगा। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति की जगह पे दूसरे व्यक्ति को उसका एज अ नॉमिनी कह लीजिए, प्रॉक्सी कह लीजिए, वहाँ पर उसको रखा जाता है और वो व्यक्ति उसके बिहाफ पे जाकर के वोट देकर आता है। तो ये हुआ कुछ रिलेटेड न्यूज़, बहुत ही अच्छा टॉपिक था हमारे लिए। तो हमने उसकी जो भी हिस्ट्री पूछी जा सकती थी एग्ज़ाम में, हमने उसको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब ये यहाँ पर कुछ आवश्यक दस्तावेज जो कि सबको जनरल अवेयरनेस के जानने होते हैं कि पासपोर्ट होना चाहिए, भारत का आवासीय पता होना चाहिए, मतदान पहचान पत्र होना चाहिए, एडिशनल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अलग अलग तरीके के न्यूज़, अलग अलग तरीके के मुद्दे आते रहते हैं जो हमारे लिए काम के होते हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर क्या करते हैं, चुनते हैं। हम फालतू बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, आप पेपर उठा के देखेंगे पॉलिटिकल न्यूज़ से भरा होता है पेपर, लेकिन वहाँ से काम की चीज़ जो इससे हमारे को प्रश्न बन सकता है, हम उन्हीं टॉपिक्स को उठाते हैं और फिर उनके प्रीवियस हिस्ट्री को क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर देख करके जो भी हिस्ट्री से उनके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, कार्डमम क्रॉप्स इन इडुक्की बिगिन टू विल्ट इन सीवियर ड्रॉट। देखिए अभी जो साउथ इंडिया में, पूरा दक्षिण भारत या आप कह लीजिए ओवरऑल इंडिया में पानी की जो बहुत बड़ी कमी है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज़ हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ जो हो रहा है उसके कई सारे कारण है, ठीक है। एक तो ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ होने का पहला कारण ये है कि बारिश की कमी हो जाती है कई बारी, तो उसकी वजह से दूसरा कारण ये होता है कि जल संरक्षण की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से। तीसरा कारण है कि हमने क्या किया है, मिट्टी वाली जो ज़मीन है उसको पाट करके हमने क्या किया, कॉन्क्रीट बना दिया उसको, मतलब उसके ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है, कॉन्क्रीट की सड़कें हो गई हैं। इसकी वजह से ज़मीन में जो पानी का अवशोषण है, जो है अब्जॉर्प्शन है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, जो ड्रॉट का यानी कि सूखा की तरफ लेके जा रहे हैं हमें, क्योंकि भविष्य में क्या हो सकता है, सीवियर जो है बहुत ही गंभीर रूप से सूखा पड़ सकता है। और अभी जो साउथ इंडिया में वाटर क्राइसिस चल रहा है, बेंगलुरु वाला मुद्दा देख लीजिए, चाहे ओवरऑल साउथ इंडिया में भी, तो क्या हो रहा है, जो कार्डमम, सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा इलायची वगैरह की खेती कहाँ पर की जाती है, साउथ इंडिया में की जाती है। और जब पानी की कमी हो रही है तो इलायची की जो प्रजाति है या उसकी जो उपज है उस पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो उससे रिलेटेड ये एक छोटी सी न्यूज़ आई है, इसमें बात की गई है कि जो भी पहले क्या रीज़न था, पहले क्या था, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है जैसे कि नेंदुमक्कम हो गया, थानपरा, संथानपरा हो गया, पथुमुरी हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इलायची वाला जो क्रॉप है, इलायची की जो खेती है या फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर तो न्यूज़ थोड़ी बहुत दी गई है, लेकिन हमारे लिए इलायची वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं फसलों से संबंधित, क्रॉप से संबंधित, एग्रीकल्चर वाला जो आपका सेक्टर होता है, जो सेक्शन होता है, वहाँ पर आपसे क्रॉप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इलायची की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे। तो इलायची, भारत को मसालों का देश बोला जाता है। हम अंग्रेज़ों के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हम अपने यहाँ से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और आज के समय में भी हम मसालों का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एमपी जो है वो मसालों के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पे आता है। और इलायची वगैरह की जब उत्पादन की बात होती है तो वहाँ पर साउथ इंडिया का नाम आता है। इलायची क्या
क्या है, एक तरीके का मसाला है जो विभिन्न व्यंजनों में डाला जाता है, सभी को पता है, अब इसमें बताने की तो ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल यूज़ है इसके, खाना पकाने के साथ साथ में माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इसका यूज़ होता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न कहाँ पे बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके जलवायु से रिलेटेड, यानी कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। कोई भी फसल आती है, जैसे कि खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, जायद की फसल हो या अन्य बागवानी फसलें होती है, क्वेश्चन वहाँ पर क्या बनता है आपसे, ये तो पूछा जाता है कि कौन सा किस सेक्शन में आता है, यानी कि कौन सी फसल खरीफ है, कौन सी फसल आपकी जायद है, कौन सी फसल रबी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उनके लिए क्या क्लाइमेट स्थितियाँ होनी चाहिए, जैसे कि कितना पानी होना चाहिए, कितना वर्षा मिलनी चाहिए उनको, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो हम जो है इस टॉपिक को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जलवायु के बारे में अगर बात की जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए इलायची की खेती के लिए। ये बात हुई किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। ये क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल भी यहाँ अननेसेसरी चीज़ें नहीं हैं। यही क्वेश्चन आपको देखेंगे आप जब, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। फिर आप इधर उधर ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ की जगह पे एक जगह आप क्या हो जाते हैं, आपका डाटा कंबाइंड हो जाता है और आपका जो ये भाग दौड़ वाली चीज़ है ना, जो टेंशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन जब आप PYQ देख के पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। तो इलायची वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। एक तो टेम्परेचर की बात होती है कि 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो इसमें अधिक जल निकासी की क्या हो, व्यवस्था हो, यानी कि दोमट मिट्टी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। साथ के साथ में इसका क्या, मिट्टी का pH कितना होना चाहिए, pH होना चाहिए 6 to 7%। pH लेवल क्या होता है, जो मिट्टी के खारेपन यानी कि क्षार है या फिर वो अम्ल है, इसके बारे में बताता है ना, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बताता है। तो इसका pH लेवल कितना होना चाहिए, इलायची की खेती के लिए मिट्टी का pH लेवल होना चाहिए 6 से लेकर के 7। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे ही प्रश्न आपसे बनते हैं। तो ये हुए इलायची के लिए टेम्परेचर 15 से 30 और मिट्टी कितनी, pH लेवल होना चाहिए 6 से 7 के बीच में। साथ के साथ में बारिश कैसी होनी चाहिए, तो जो इसकी बारिश का जो है 150 mm से लेकर के 200 mm बारिश होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। साथ के साथ में ऊंचाई, तो ये इलायची को 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। साथ के साथ इसमें छाया क्या होनी चाहिए, इलायची को छायादार स्थान पर उगाना चाहिए। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आपके प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। कोई भी टॉपिक आप न्यूज़ में है उसको आप इसी तरीके से पढ़ाई किया कीजिए हमेशा। तो हमने बात की यहाँ पर कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, साथ के साथ बारिश कितनी चाहिए, उसके बाद इलायची में कितने ऊंचाई पर उगा सकते हैं। तो जो साउथ इंडिया वाला रीजन है वो हिली वेस्टर्न घाट वगैरह और ईस्टर्न घाट वाले रीजन पे आता है, तो ऊंचाई वाले जगहों पर इसको उगाया जाता है। 600 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर हम इसको उगा सकते हैं, ठीक है। और प्रसार कैसा होता है, तो जो इसकी बीज होती है उसके द्वारा ही उसका कटाई करके उसका एनरिचमेंट संवर्धन करके ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो ये था जो टॉपिक हमारा, उससे रिलेटेड हमने बात की। अब देख लेते हैं कि भारत में इलायची खेती का क्या स्थिति है। तो भारत इलायची का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है, यानी कि प्रोडक्शन के मामले में, प्रोड्यूस करने के मामले में भारत सेकंड नंबर पे आता है। और भारत में इलायची की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो मेनली जो होती है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, मेघालय, इन सारे राज्यों में होती है। तो साउथ इंडिया वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादा होती है। भारत दूसरे नंबर पे इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ के साथ में इनमें बहुत सारी किस्में उगाई जाती है। एक किस्म है मलाबार। तो जो मलाबार किस्म है ये इलायची की किस्म है, याद रखिएगा। और इसकी जो सबसे लोकप्रिय किस्म है ये, यानी कि इलायची में सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सी है, मलाबार की है। उसके बाद वायनाड इलायची आती है। वायनाड इलायची की भी बहुत ही उच्च गुणवत्ता होती है। साथ के साथ में क्या है, केरल राज्य में उगाई जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मैसूर इलायची। ये कहाँ पर है, मध्यम गुणवत्ता वाली है, ये मीडियम एक क्वालिटी होती है इसमें, और ये कर्नाटक में। तो मैसूर, कर्नाटक आप स्टेट के नाम से और सिटी के नाम से एक रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद असम में भी उगाया जाता है इलायची। तो असम की इलायची कम गुणवत्ता, मतलब आप साउथ इंडिया वाली इलायचियों को देखेंगी तो उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटी अच्छी होती है, और असम वाला जो है उनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बनते हैं। भारत को हमने देख लिया कि भारत क्या है, दूसरा बड़ा उत्पादक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उसको यहाँ पर देख लिया इस टॉपिक से रिलेटेड। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा ये टॉपिक है वो क्या है, पहले हेडलाइन देखते हैं, जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ कैप्टिव
जम्बूज इन केरला टू बिगिन सून। देखिए अभी केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाने वाला है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कैप्टिव हाथी हैं यानी कि बंधुआ जो हाथी होते हैं जिनका लोग महावर वगैरह बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ चलाने के लिए, तो वो वाला फेस्टिवल जब से केरला में अब स्टार्ट हो जाएगा सीज़न, सब तो फेस्टिवल के ही सीज़न है, जैसे कि हम कल बात की थी जो बिहू वगैरह हो रहा है बंगाल में, जो बैसाख वाली चीज़ हो रही है, पोयला बैसाख बोला जाता है। इस बार वेस्ट बंगाल की जो CM है उन्होंने बोला है कि जो 1 जनवरी होगी उसको हम पोयला बैसाख के रूप में मनाएंगे। तो ये तरीके के अलग अलग जो भी रीजन्स हैं इंडिया में, वहाँ पर चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होते ही साथ के साथ में चैत्र वाला महीना स्टार्ट होते ही हिंदू नववर्ष के हिसाब से बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो केरला में या साउथ इंडिया में कह लीजिए हाथियों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे ट्रेडिशनल या उनके रिचुअल्स में भी हाथी शामिल होते हैं और सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए भी जाते हैं इन्हीं सारे रीजन्स में केरला वगैरह में। तो ये जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग अभी इन हाथियों के करने की बात की जा रही है। जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या होती है, जैसे कि कोई इंसान होता है जिसमें DNA होते हैं ना, जीव में भी DNA वगैरह होते हैं, हमने बात की थी कि DNA क्या होता है, जो बेस होता है उसका, यानी कि 4 बेस होते हैं, उससे मिलकर के क्या बनता है, DNA बनता है। तो इन DNA की प्रोफाइलिंग की जाती है और हर व्यक्ति का DNA 99% तो सेम होता है, पर 1% जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। इन DNA वगैरह की वजह से ही जो जीन या आनुवंशिकता अलग अलग होती है, पेरेंट से बच्चों में आती है। हर इंसान इंडिविजुअल होता है क्योंकि ये जो बेस होते हैं ना, यहाँ पर जो बेस होते हैं उनकी जो स्थिति के हिसाब से DNA और जो जेनेटिक जो गुण है, चाहे क्वालिटीज़ हैं किसी भी इंसान की, वो क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। तो अभी जो है हाथियों के जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात की गई है, तो मतलब हाथियों के जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात क्यों की गई है, क्योंकि जो ये हाथी हैं इनका अभी फेस्टिवल के टाइम पे व्यापार होता है, इलीगल व्यापार होने की भी चांसेस रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में इनको लाया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, फिर भी इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है अपनी आजीविका के लिए, इंसान इनका यूज़ करता है। अब वही बात है कि जानवर बेजुबान है, अपनी बात तो वो रख नहीं सकते कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ। इंसान तो क्या होता है, दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तो वो अपनी बात रख लेता है कि भाई आज मन नहीं है काम करने का क्योंकि आज तबीयत खराब है। अब जानवर बोलेगा तो बोलेगा कैसे, है ना। तो ये जो पूरी चीज़ होती है इसकी वजह से क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब इनको लाया जाता है तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनको हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इश्यूज होते हैं। साथ के साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या आनुवंशिकता को क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं और एक बेहतर नस्ल निकालने के चक्कर में क्या होता है, इनके जीन्स के साथ में क्या होता है, खिलवाड़ होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल केरला में साथ के साथ में ओवरऑल इंडिया में भी जेनेटिक प्रोफाइलिंग की जा रही है हाथियों की। इसमें क्या किया जाएगा, जो इनके डंग होता है यानी कि जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, साथ के साथ में जो भी इनका लार होता है या ब्लड वगैरह होता है, उसके थ्रू क्या किया जाएगा, इनके एक तरीके से एक यूनिक पहचान दे दी जाएगी। जैसे कि इंसानों का एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आधार कार्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही जेनेटिक प्रोफाइलिंग के द्वारा क्या किया जाएगा, हाथियों का भी एक आधार कार्ड रेस किया जाएगा, यानी कि वो कौन से रीजन से, किस राज्य से लाया गया है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, वो काम करने लायक है कि नहीं है, इन सब से रिगार्डिंग क्या है जेनेटिक प्रोफाइलिंग की जाती है। तो आई होप आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या होती है, जिसमें जैसे कि कोई व्यक्ति होता है उसके DNA, उसके गुण, उसके हेल्थ कंडीशंस, उसके बारे में लिखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही हाथियों के लिए भी जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात की गई है। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने नया रूल लेकर आया। तो इंडिया, भारत जो है वो क्या कर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है भारत का, उसने अभी एक नया रूल जारी किया है। क्या है, बंधुआ हाथी स्थानांतरण परिवहन नियम 2024। तो अभी रिसेंटली इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये रूल है किससे रिगार्डिंग है, तो बंधुआ हाथी स्थानांतरण एवं परिवहन से रिलेटेड है। इसमें यही बात की गई है, क्या बात की गई है कि जो स्थानांतरण परिस्थितियां होंगी वो कैसे होंगी कि हाथी का मालिक अब क्या करेगा, हाथी के कल्याण के लिए पर्याप्त रूप से क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, हाथी का जो भी मालिक होगा वो उसकी अच्छे से देखरेख करेगा, साथ के साथ हाथी की वर्तमान स्थिति की तुलना में और बेहतर कंडीशन उनको मिले, इन पर ध्यान दिया जाएगा। ये पूरा जो आपका टॉपिक है वो GS पेपर 3 में एनवायरमेंट वाले सेक्शन से आता है और कहीं ना कहीं ये मेन ह्यूमन और जो एनिमल है कॉन्फ्लिक्ट से भी रिलेट करता है। आपने देखा होगा
कि कई बारी जो केरला में ही एक केस आया था जब भी हाथी के मुंह में पटाखे रख के जला दिया गया था। फिर आप रिसेंट में भी आप न्यूज़ देखते होंगे कि कोई हाथी घर किसी गांव में गया और उसने घर को गिरा दिया, तोड़ दिया। तो ये क्यों होता है? जब मैन और ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तब होता है। और कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट यही होता है कि जो मालिक होते हैं या जो महावर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली काम कराते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जो रीज़न होता है, एनिमल कॉरिडोर्स होते हैं, वहाँ पर जो इंसानों की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से जानवरों के रहने के लिए एक तो फूड की कमी हो जाती है, साथ के साथ में उनका एक स्पेस होता है। हर इंसान का जैसे पर्सनल स्पेस होता है वैसे ही जानवरों का भी एक पर्सनल स्पेस होता है, और जब उसमें कोई बाहरी घुसता है तो फिर वहाँ पर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये सारे कंसर्न है कि हाथियों के साथ भी क्या होगा, अगर फोर्सफुली उनको काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर उनमें चिड़चिड़ापन वाली चीज़ें सारी हो गई तो फिर वो क्या करेंगे, उसका भयावह कंडीशन हो सकता है ना। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशंस को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए ये बंधुआ हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 को लाया गया है। इसमें क्या होगा, जो मुख्य वन्य जीव वार्डन है ना, जो जंगल में रहता है, जो वन्य जीव का वार्डन रहता है, वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उसको ये दिया गया है पूरी अथॉरिटी कि वो क्या करे, विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर हाथियों के संरक्षण के लिए काम करे। तो ये पूरी बात की गई है बंधुआ हाथी स्थानांतरण परिवहन नियम में। साथ के साथ में क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनके स्थानांतरण के लिए कि जो महावत होगा वो क्या होगा, हाथी सहायक होना चाहिए, और उसके साथ में एक हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक सहायक होना चाहिए। साथ के साथ में परिवहन की उपयुक्तता की पुष्टि वाले पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि क्या होना चाहिए, हाथियों की हेल्थ कंडीशन ठीक है, इसके बारे में क्या होगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पशु चिकित्सक से, तब जाके आप हाथियों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। साथ के साथ यदि संक्रामक रोगों के लिए अगर आवश्यक हो तो क्या होगा, क्वारंटाइन अवधि, जैसे कि कोरोना के टाइम में इंसानों के लिए क्वारंटाइन पीरियड रखा गया था, पहले 14 डेज, फिर उसको बढ़ा दिया गया। वैसे ही है कि अगर कोई मान लो हाथी संक्रामक है, उसको कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है तो उसको भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, परिवहन के दौरान उचित भोजन और पानी की व्यवस्था। तो बिल्कुल एक जैसे जानवर को क्या करते हैं लोग, वो बोल नहीं सकते इसलिए उनको जानवरों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मतलब सारी जो दया है ना वो इंसान खो देता है, निर्दयी हो जाता है जानवरों के साथ। लेकिन इस रूल में बात की गई है कि जो हाथियों को अगर आप अपनी आजीविका के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी बेटर कंडीशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ थी हमारी जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेटेड थी। ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ नया रूल आया है तो उसको भी देख लेंगे। ये एक थोड़ी काम की उतनी न्यूज़ नहीं है। SC परमिट्स कन्विक्ट टू वियर रेगुलर शर्ट फुल पैंट्स वाइल आर्ग्यूइंग केस वाया वीडियो कॉल। ये एक साउथ इंडिया में ही एक कंपनी थे, एक प्राइवेट कंपनी, जिसके व्यक्ति हैं उनको क्या किया गया था, जेल में डाला गया है। और उनकी हियरिंग के लिए कुछ उन्होंने अपील की है कि उनको जो जेल के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो सिविल ड्रेस है वो नहीं पहनने दे रहे हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना क्या कर दिया है, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की बात कर दी है, जीवन की स्वतंत्रता की बात, उससे रिलेटेड एक मुद्दा है। चलिए अब ये जो मेन काम की चीज़ है यहाँ पर है क्लाइमेट से रिलेटेड क्या है, रशियाज इन्वेजन इम्पेयर्ड साइंटिस्ट एबिलिटी टू कलेक्ट क्लाइमेट डाटा। ये जो पूरा एडिटोरियल है वो बात करता है मेनली जो आर्कटिक वाला रीजन है। तो आर्कटिक में क्या है, आर्कटिक जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट जो हमारा एरिया है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे नॉर्थ में यानी कि उत्तर में ध्रुवीय क्षेत्र है। वहाँ पर ज़्यादा क्या है, ज़्यादा संख्या में ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जो बाकी जो रीजन है वर्ल्ड के उनकी तुलना में इन आर्कटिक रीजन में जो बर्फ़ के पिघलने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, 4 गुना अधिक है। यानी कि अगर मान लीजिए नॉर्मल जो भी देश है वहाँ पर जो टेम्परेचर से बर्फ़ पिघल रही है, जिस गति से बर्फ़ पिघल रही है उसका 4 गुना यानी कि 4x कर लीजिए, 4 गुना जो आर्कटिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी तो समंदर का लेवल बढ़ेगा, समंदर का लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपके जो लोअर जो ज़मीनें हैं जो कि समुद्र तल से कम ऊंचाई पर हैं वो डूबने लगेंगी, वहाँ पर बाढ़ की समस्या होगी, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगा तो फसल के उपज के लिए समस्या होगी। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये। सिर्फ इसको क्या है, बर्फ़ पिघलने के रूप में नहीं देखना चाहिए, मानव के जीवन पे भी संकट आ सकता है इससे। तो इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो आर्कटिक वाला रीजन है वहाँ पर हमने एक इंटरैक्ट करके एक रिसर्च चला रखी थी। रिसर्च और मॉनिटरिंग, इंटरैक्ट का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन
द आर्कटिक। तो इंटरेक्ट करके एक रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर चलाया गया था कैंपेन, या अभी भी चल रहा है। रिसर्च और मॉनिटरिंग का ये पूरी एक तरीके की क्या है प्रणाली है। और ये इंटरेक्ट प्रणाली में क्या है, रशिया और साथ के साथ में अदर कंट्रीज़ जो हैं वो भागीदारी करती हैं अपनी। इस इंटरेक्ट के थ्रू नाम में ही है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो क्या किया जाता है कि इस आर्कटिक वाले रीजन में किस लेवल से बर्फ़ पिघल रही है इसके बारे में क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है टाइम टाइम पे। पर इस एडिटोरियल में क्या कंसर्न रेज किया गया है कि अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसकी वजह से रशिया जो है वो साइंटिस्ट, जो बाहरी साइंटिस्ट है, उनको अपने रीजन में जा कर के एक्सेस नहीं दे रहा है कि वो लोग उस एरिया में जा कर के क्या करें, आर्कटिक क्षेत्र में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको वो मेजर कर सके, उन पे वो रिसर्च करके डाटा कलेक्ट कर सके। अब ये जो पूरा कंसर्न है, ये मुद्दा है। साथ के साथ में जो लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया को बैन कर रखा है। तो रशिया को बैन करने के मतलब, अब जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति को आपने बॉयकॉट किया है तो वो भी कब तक झुकेगा। लेकिन ये पूरा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है दो देशों के बीच में, अपना आपसी मतभेद है, उसकी वजह से जो जलवायु पर और क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें बात की गई है। तो बात की गई है कि एक हिडन डिफरेंस देखा गया है। हिडन डिफरेंस देखा क्या गया है, इस एडिटोरियल में बात की गई है कि अगर रशिया जो है अपना डाटा देने से मना कर देता है तो जो अभी वो डाटा कलेक्ट करेंगे साइंटिस्ट, उनका डाटे में क्या है 80 साल का गैप हो जाएगा। मतलब 80 साल बाद जो कंडीशन होगी उतना गैप क्या होगा, अभी हो जाएगा अगर रशिया डाटा प्रोवाइड करने से मना कर देता है। क्योंकि एक रियल जो है ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट नहीं होगा तो अंदाज़ा कैसे लगेगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्या परिवर्तन आ रहे हैं और फिर उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ है, क्लाइमेट से रिलेटेड ही, साथ के साथ में जो रशिया और यूक्रेन के वॉर से भी रिलेटेड थी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। ये है प्यूनेट स्क्वायर, जो मैंने जेनेटिक पजल की बात की। जेनेटिक पजल में क्या है, अ लिटिल 4 स्क्वायर ग्रिड वी ड्रॉ इन स्कूल वाइल लर्निंग अबाउट द जेनेटिक क्रॉसिंग। तो ये प्यूनेट स्क्वायर जो है, ये इस तरीके की एक स्क्वायर है, एक तरीके का पजल है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो आपके जेनेटिक्स दिख रहे हैं इनको क्या किया जाता है, क्रॉस करके, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग करके क्या किया जाता है, जो आनुवंशिकता को बदला जाता है या फिर गुण का पता लगाया जाता है। तो प्यूनेट स्क्वायर एक तरीके की जेनेटिक पजल है, एक पहेली है। इसको सॉल्व किया जाता है कैसे, क्रॉस ब्रीडिंग करके। तो एक टर्म था छोटा सा, साइंस से रिलेटेड, आपके ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। आपको हो सकता है पीटी में इस तरीके से प्रश्न बन जाए, इंटरेस्टिंग है, द हिंदू में छपी थी इसलिए हमने देखा। तो प्यूनेट जो पजल है उसमें क्या होता है, इस आरेख का उपयोग जीव के जीनोटाइप और फेनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है कि भविष्य में क्या उसका जीन टाइप होगा, क्या उसका फिनोटाइप होगा, इसके बारे में बात करता है। अब प्यूनेट समकोण या पजल बनाया कैसे जाता है, इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि एक बॉक्स चाहिए होता है, उसको 2 भागों में बांटो, फिर उसको विभाजित करो, फिर उसमें क्या करो, जीन्स को लिखो और उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग करा करके देखो कि भविष्य में किस तरीके से उसमें और परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने देखा। जीनोटाइप क्या होता है, किसी जीव के जीन का संयोजन, और फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप होता है जीवों का लक्षण। तो जब जीनोटाइप और फेनोटाइप का हम यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें है कि एक तो जीनोटाइप का मतलब हुआ कि जीव क्या होगा, 2 अलग अलग जीवों के जीन्स को मिला करके जब उसका संयोजन करके कोई नया जीन बना रहे हैं, नई आनुवंशिकता ला रहे हैं, उसको हम कहेंगे जीनोटाइप। और फेनोटाइप क्या होगा, जो भी उस जीव के गुणों में या लक्षणों में क्या परिवर्तन होगा, इसको हम इस प्यूनेट समकोण के द्वारा देखते हैं। तो एक बहुत छोटा सा न्यूज़ था, बहुत ही छोटा सा एक पहेली पजल दी हुई थी, उसको हमने देख लिया। ठीक है, तो ये थी पूरी न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है जीआई टैग से रिलेटेड। जीआई टैग से हर साल आपके कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी बनते हैं, साथ के साथ में स्टेट पीसीएस वगैरह में भी बनते हैं, और यूपीएससी में भी जीआई टैग से प्रश्न पूछा जाता है। तो अ रिकॉर्ड 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ग्रांटेड जीआई टैग। अभी रिकॉर्ड टूटा है और रिकॉर्ड टूट के क्या हुआ है, लगभग 60 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ असम के हैं। असम में अभी कल हमने डिस्कस किया था कि बिहू मनाया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है, मैंने कल बताया था कि जो ड्रेस पहन करके महिलाएं जो हैं वो डांस परफॉर्म करती हैं वो किस रेशम का बना होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि
जो हमने कल डिस्कस किया था, आपको कमेंट में आज बताना है कि असम में जो महिलाएं बिहू के फेस्टिवल में जो साड़ी वियर करती हैं वो किस रेशम से बनती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस बार बात की गई है कि लगभग बनारस ठंडई के साथ साथ 60 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको क्या है जीआई टैग दिया गया है, जिसमें असम के क्या हैं, असम के 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं। उनका नाम क्या है, आशारकंडी, टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटाक्राफ्ट, सथेर बारी मेटाक्राफ्ट, जापी, मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड बीहू ढोल। ये कुछ 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं असम के जिनको दिया गया है जीआई टैग। इसके साथ अदर 13 जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी दिया गया है। तो सबको यहाँ पर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मैं पढ़ भी दूंगी तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है, जो भी रिसेंट प्रोडक्ट्स मिले हैं जीआई टैग से रिलेटेड उनको आपको एक लिस्ट बना के रख लेनी है और 2-3 बार उसको एक बार गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, तो असम में पहले तो ये 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, उसके बाद में 13 अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें क्या है, बोडो वुमेन एंड बोडो इरी सिल्क, साथ के साथ अहिंसा करके एक नॉन वायलेंस फैब्रिक मिलता है वहाँ पर असम में, अहिंसा फैब्रिक। तो बहुत ही यूनिक तरीके का नाम भी है और ये एक फैब्रिक है अहिंसा फैब्रिक, कहाँ पे, असम में, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। साथ के साथ सिल्क वॉर्म सामिया रेसिनी, ये भी एक तरीके का क्या है, सिल्क वॉर्म यानी कि जो रेशम से बनने वाली चीज़ है, तो इसको भी जीआई टैग वगैरह मिला है। तो जो और साथ के साथ में जो बोडो ढोलक है उसको भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के फील्ड में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला है असम के, लगभग 13 और साथ के साथ 6 ट्रेडिशनल। उसके बाद में बनारस की जो ठंडई है, हर किसी को मालूम होती है भैया, ठंडई और होली का त्यौहार अभी अभी बीता है तो बहुत सारे लोगों ने पी भी होगी। तो बनारस के फेमस ठंडई को क्या किया गया है, बनारस का फेमस तबला और जो ठंडई है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से क्षेत्र में किस रीजन में किस प्रोडक्ट को मिला है। मेघालय का एक प्रोडक्ट है लाइरेनी पॉटरी, और मेघालय का जो चुबिकची है उसको भी मिला है जीआई टैग। तो ये जो नाम है इसको आप लिस्टिंग कर लेंगे, 2-3 बार उसको गो थ्रू होंगे तो आपको याद हो जाएगा। रिसेंट में जिन प्रोडक्ट्स को मिलते हैं उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं। तो जीआई टैग के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, क्विक हम ले लेते हैं रिवीजन। तो जीआई टैग क्या होता है, भौगोलिक संकेतक होता है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई प्रोडक्ट होता है, कोई उपज होती है, कोई क्राफ्ट होता है, उसको पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी गोवा काजू की, तो गोवा काजू है 100 साल से 200 साल से उस रीजन में उगाया जा रहा है, तो उसको एक विशेष पहचान देने के लिए उसका नाम गोवा काजू और उसको जीआई टैग दे दिया गया। मतलब अब वहाँ के लोगों की उस पर क्या होगा, एक अधिकार हो गया। अब कोई अन्य व्यक्ति गोवा काजू के नाम से लोकल ब्रांड, लोकल प्रोडक्ट का काजू नहीं बेच सकता है ना। तो जीआई टैग इसीलिए दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है, किसी उत्पाद को विशिष्ट पहचान देने के लिए ये बनाया जाता है। कब शुरुआत हुई है, 1999 में इसको शुरू किया गया। एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है जो कि चेन्नई में है और वहाँ पर क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, और हर 10 साल में क्या होता है, रिन्यू कराना होता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया, वन टाइम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। 10 साल में, हर 10 साल में क्या होता है, जीआई टैग को रिन्यू कराना होता है। जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग में शामिल किया गया 10 साल के बाद उसको रिन्यू कराना होता है। पिछले साल लद्दाख का खुबानी, महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज, तमिलनाडु का कांजीवरम, केरल का नेयर चावल, पश्चिम बंगाल की मिष्टी दोई एक मिठाई है, इस सब को क्या किया गया था, जीआई टैग में शामिल किया गया था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा अपना ब्रीफ प्रीवियस भी देख लिया और उसके बाद हमने क्या देख लिया कि जो भी प्रोडक्ट्स को मिले हैं अब आपको खुद से भी इसकी लिस्टिंग करनी है और बार बार उसको गो थ्रू होना है। अब चलते हैं हम अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। द हिंदू की तरफ से छपी ये संपादकीय है, इसमें क्या बताया गया है, वाटर डेफिसिट वर्जन अदर एडवर्स इवेंट फॉर द पुअर। देखिए, वाटर क्राइसिस का बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट है, फूड क्रॉप्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट है, इंसानों के लिए जल है तो जीवन है वाली बात है, पानी नहीं रहेगा तो जीवन संकट में हो जाएगा। इसमें बात की गई है कि वाटर क्राइसिस जो है वो गरीबों को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो पहली बात तो इसमें क्या बोली गई है कि here is only enough water to fill 23% of the holding capacity in all South India। साउथ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि ओनली 23% ही वाटर है जो कि क्या कर सकता है, कैपेसिटी अवेलेबल है रिजर्वायर्स में, जो कि प्यास को बुझा सकता है। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि 2017 से क्या हो रहा है, समर टाइम में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2017 से ये डे बाय डे बढ़ रहा है और इसका कारण क्या, साथ के साथ ये भी बात की गई है कि 2026 तक ये प्रेडिक्शन है कि जो
93% क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा। अभी जो वाटर क्राइसिस है वो 2026 तक क्या होगा, 93% तक बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ही भयावह स्थिति, सीवियर वाटर क्राइसिस होने वाला है। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि ये तो रीजंस हुए, क्या चल रहा है इफेक्ट, ये बात की गई है कि अल नीनो जो है या जलवायु परिवर्तन जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो वाटर का क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहली बात तो ये है कि मानसून कम होना, मानसून में बारिश की कमी होनी एल नीनो की वजह से। जैसे मैंने बताया हुआ है पहले भी कि एल नीनो क्या होता है, जब भी पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से पानी में आर्द्रता बढ़ जाती है, और आर्द्रता बढ़ने की वजह से बूंदें इतनी मोटी और भारी हो जाती हैं कि वो पेरू वाले तटों पे ही बरस जाती हैं, बहुत ज़्यादा दूरी डिस्टेंस वो नहीं ट्रेवल कर पाती हैं, और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले रीजन में पानी जो है मानसून में वो कम गिरता है, बारिश कम होती है। तो एल नीनो की वजह से, एल नीनो का जब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो इंडिया में और साथ के साथ में अदर रीजन्स में क्या होता है, मानसून की कमी हो जाती है, मानसून में बारिश की कमी होती है, जिसकी वजह से ये होता है। अब सिर्फ इसमें एल नीनो का ही नहीं बताया गया है, ये भी बताया गया है कि ग्राउंड वाटर लेवल के कम होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि एक तो बात है कि हम सही समय पे क्या है वाटर को कंजर्वेशन करने की बात नहीं कर रहे हैं, एल नीनो का इफेक्ट तो है ही है। साथ के साथ में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इतनी अच्छे लेवल की नहीं है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जल संरक्षण पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में बताया गया है कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है इसका, तो इफेक्ट ये पड़ रहा है कि फूड क्रॉप जो हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इसके पहले एडिटोरियल में बात की कि पानी की कमी की वजह से इलायची की फसल पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो केवल इलायची नहीं, अब भारत में सबसे ज़्यादा कंजप्शन किसका होता है, चावल और गेहूं का, और हम ये भी जानते हैं कि चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा चावल की उपज के लिए पानी की कमी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं चावल की उपज कम होगी और फिर एक फूड क्राइसिस भी क्या होगा, क्रिएट होगा। तो इसमें बात की गई है। साथ के साथ में इसमें यह भी बात की गई है कि जो फूड क्राइसिस है वो तो कम होगा ही, इसका कारण क्या है कि इन एफिशिएंसी, वाटर रिफ्यूज इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इनडोर। तो बात की गई है कि पानी का जो फूड की तो कमी होगी ही होगी, साथ के साथ में इसका एक रीज़न ये है कि जो लोगों की कम्युनिटी है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है पानी को स्टोर करने के लिए, और इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो गरीब तबका है उसके ऊपर पहुंचता है, क्योंकि गरीब तबका जो क्या है कृषि पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये, तो कृषि पर डिपेंड है, अगर पानी की कमी हो गई है तो वो उपज उनकी कम हो जाएगी, और आप देखते ही हैं भारत में किसानों की क्या स्थिति है। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, पूरी ओवरऑल आबादी को पड़ेगा, लेकिन गरीबों के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। साथ के साथ में अगर पानी की कमी होगी, अगर कृषि की उपज कम होगी, उनको फूड सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे, इसकी भी कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो आर्टिकल है वो ये बात करता है कि पहले तो क्या आंकड़े हैं, दूसरी बात करता है कि इफ़ेक्ट क्या है, अल नीनो तो इफ़ेक्ट है, मानसून इफ़ेक्ट है, साथ के साथ में ये भी इफ़ेक्ट है कि हम वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात इसमें ये की गई है कि जो भी लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, जो पुअर जो एक ग्रुप है, जिन गरीब जो समुदाय है, वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा। तो ये थी थोड़ी सी छोटी सी एक न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पर बात की गई है तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। भारत जो है वो टर्सरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ी क्या होती है, ज़रूरत होती है, और भारत क्या है लगभग प्रमुख एक्सपोर्टर्स में से एक है इस मामले में, ठीक है। और वहाँ पर अभी बात की गई है तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में, तमिलनाडु में बात की गई है कि जो गुड्स क्या बोला, तमिलनाडु इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन इकोनॉमिक गुड्स इन फाइनेंशियल 2023। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में तमिलनाडु का जो एक्सपोर्ट था वो सबसे ज़्यादा था, कितने परसेंट का, 30% का, और ये क्या है, ये भी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर इन इंडिया ओवरकम एक्सपोर्ट्स हैज़ मोर डबल्ड मोस्टली ड्यू टू राइज इन तमिलनाडु's कंट्रीब्यूशन। तो जो बात की गई है कि इंडिया का जो शेयर है एक्सपोर्ट के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, वो क्यों ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसमें जो तमिलनाडु है वो लगभग दुगना क्या है कंट्रीब्यूट करता है। तमिलनाडु के दुगने कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया का वर्ल्ड वाइड ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में वो भी बढ़ गया है। साथ के साथ इसमें चार्ट 1 के थ्रू बात की गई है कि चार्ट 1 क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम तमिलनाडु's बिलियन क्या है,
ईयर वाइज बिटवीन अप्रैल 2020 टू 2024, यानी कि 2023 अप्रैल से लेकर 2024 तक क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इंडिया की बढ़ोतरी हुई है और उसमें तमिलनाडु का $7.4 बिलियन का क्या है जो योगदान रहा है। तो ये जो पूरी थोड़ी सी न्यूज़ है ये आपके जीएस पेपर 3 में ही आपके जो इकोनॉमी वाला सेक्टर है वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। थोड़े डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी न्यूज़ थी, तमिलनाडु के ऊपर ज़्यादा बात करें इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरव्यू एक तरीके से पता होना चाहिए कि इसमें अलग अलग चार्ट के थ्रू यही बताया गया है कि फिजिकल ईयर 2022 में क्या स्थिति थी, फिर वो बढ़ करके 2023 में क्या हुई है और फिर वो 2024 में अभी फ़िलहाल में बढ़ी है, और इंडिया का एक्सपोर्ट ओवरऑल बढ़ने का एक कारण क्या है इंडिया। तो ये थी आज की पूरे टॉपिक्स। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम हर दिन बहुत मेहनत करते हैं आपको एक यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड करा सके, तो आप भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।